नमस्कार दोस्तों। आज 4 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो एडिटोरियल पेज पे पढ़नी है। ऑनवर्ड सनवर्ड, है ना। अब हमने अभी मून मिशन लॉन्च किया था, मून मिशन 3, चंद्रयान जिसको कहते हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अपना जो काम है उसे पूरा कर रहा है। और हमने L1 आदित्य L1 भी लॉन्च किया है और ये भी बहुत अच्छे से अपनी जगह पे पहुंच गया है, इसने काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये देखना है कि किस प्रकार से इंडिया बहुत तेजी से बदल रहा है अपनी चीज़ें। आपने देखा होगा कि अभी जो मिशंस हैं वो अंतरिक्ष में या इस तरीके की चीज़ों में हम ज़्यादा मतलब आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हमारे शासक होते हैं, शासनकर्ता होते हैं, सरकारें होती हैं, वो जनता को उसी दिशा में मोड़ने का काम करती हैं। जैसे यदि हम इस तरीके की मिशन को बढ़ावा देते हैं तो बच्चों के मन में क्या उत्सुकता पैदा होती है? चांद के प्रति, सूर्य के प्रति, और वो फिर किधर उत्सुक होंगे? चंद्रमा के प्रति, है ना। एस्ट्रोनॉट बनना चाहेंगे या फिर वैज्ञानिक बनना चाहेंगे जो इनकी खोज कर सके, है ना। तो ये एक बढ़िया मतलब संकेत है कि हम अभी मून मिशन और फिर अभी सन मिशन की ओर अग्रसित हुए हैं और मोर बाउंड्री टू पुश, और भी मतलब एक और बाउंड्री हुआ। L1 मिशन जो है एक और बाउंड्री हमने लांघा, एक दीवार फांदी या एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इस प्रकार से हम अपने अंतरिक्ष मिशन में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। फिर हम हो सकता है कि आगे यूरेनस और नेपच्यून, सैटर्न, है ना। तो इस प्रकार से उनके लिए भी मिशन भेजें और उनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करें, ठीक है। तो ये पढ़ना हमें जरूरी है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 7 पे है। मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स। हंगर, भूख, है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक्ड इंडिया 107 अमंग 121 कंट्री बिहाइंड नाइजीरिया एंड पाकिस्तान, है ना। एक तरीके से ये समझिए कि हम नाइजीरिया और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो कि हमें ये दिखाती हैं कि हम नाइजीरिया या पाकिस्तान या बहुत पिछड़े देशों से भी पीछे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा दरअसल इसमें क्या होता है, सैंपल सर्वे होता है और सैंपल सर्वे में कुछ चीज़ें जानबूझकर टारगेट की जाती हैं ताकि उन देशों को हम नीचा दिखाया जा सके या इस तरीके की चीज़ें की जा सकी। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम भूख यहाँ पे भारत में नहीं है या ऐसी चीज़ें मतलब नुकसान नहीं पहुँचा रही है, मतलब सभी को अनाज उपलब्ध है या सभी फूड सिक्योरिटी से एकदम से पोषित हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी और कुछ हमें आलोचनाएं इसके विपरीत जाके सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा सच में है। और इसी पे एक तरीके से पूरा कि मतलब किन किन चीज़ों पे जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो किन किन मानकों पे बनाया जाता है। तो मानक आपको ज़रूर देखने हैं और वो मानक किस प्रकार के हैं तो ये भी हमें देखना है, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक और भी बहुत बड़ी मतलब जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि हमें यह भी देखना होगा कि क्या ये जनसंख्या के हिसाब से है। यदि जनसंख्या के हिसाब से तो भारत बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उसके हिसाब से तो ये पीछे रहेगा ही रहेगा। और इसी पे आपको एक पूरी चर्चा यहाँ पे की गई है, इसको आपको देखना है। इसके बाद जो हमें देखना है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन। अब यहाँ पे जो उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इसी के बारे में बात की गई है। और इसमें कुछ देशों के आंकड़े लिए गए हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे पॉल्यूटेड कंट्रीज एंड अदर सेलेक्ट वंस, है ना। यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन कौन से देश जो पॉल्यूटेड हैं। अब इसमें बांग्लादेश भी देखिए, नेपाल भी देखिए, पाकिस्तान भी देखिए। आपने ये देखा होगा कि जहाँ भी प्लेन है वो क्षेत्र जो है पॉल्यूटेड ज़्यादा होता है, जहाँ पे प्लेन कम है वहाँ पे पोल्यूशन कम होता है। अब इसके कई कारक हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है कि जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो अधिक है वहाँ पे भी पॉल्यूशन अधिक होता है। जैसे आप देखेंगे चीन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहा है, इंडिया और
चीन लगभग बराबर रहे थे 2015 तक या 2013-14 तक, और अभी जो है वो इंडिया काफ़ी ऊपर है, चीन ने बहुत कंट्रोल किया है। इसके कई कारक हैं और इसी पे ये चर्चा की गई है, तो आप इसे एक बार देखेंगे। और इसमें द चार्ट सॉ द टॉप थ्रेट्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, है ना। PM2.5 रिलेटेड टू WHO गाइडलाइन 5.3, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, टोबैको, चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन, है ना। तो ये 5 कारक हैं जो मतलब डेथ के लिए ये मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन की जो मतलब एक माप है, या जितने जीवन के लिए हम सोचते हैं कि इतना पैमाना है, आयु है, इतने वर्ष तक औसत आयु है, उसको कैसे कम करती है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है द चार्ट शोन द मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट्स इन इंडिया, द पोटेंशियल लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस इन पॉल्यूशन लेवल परसिस्ट, है ना। अब यहाँ पे कितना है, 12 साल कम हो जाते हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में तो 8 साल, हरियाणा में 8-8.5 साल, बिहार में 8 साल, पंजाब में 6 साल, त्रिपुरा में 6 साल, वेस्ट बंगाल 6 साल, मान के चलो, झारखंड में 5.5 साल, छत्तीसगढ़ में 5.7 और राजस्थान में भी 5 साल। तो ये पॉल्यूटेड सिटी मतलब स्टेट्स हैं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन की जो आयु है वो कितनी कम हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 12 साल तक कम हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये हमें देखना है। इसके बाद जो हमें और इस पे क्या करा जा सकता है, इसको भी हमें ज़रूर सोचना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, स्टेटस ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था, है ना, और अभी क्या है इसका स्टेटस, इसी पे एक बात की गई है। तो एक बार इसको देख लेंगे, बहुत ज़्यादा देखना नहीं है, बस ये एक बार पढ़ लेंगे कि क्या स्टेटस है, अभी राइट टू एक्ट कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है व्हाट इज द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। मैंने कहा था कल सिमल्टेनियस इलेक्शन कराने की बात है, कि एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन करा लेंगे। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चर्चाएं हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे है जीडीपी सेंट्रिक व्यू। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, जीडीपी सेंट्रिक व्यू। जैसे अभी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, है ना, और भूटान जो है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स कितने खुश हैं लोग, तो उसी प्रकार से जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद की जगह में हम ह्यूमन सेंट्रिक करें, तो ह्यूमन सेंट्रिक मतलब मानव के पास, प्रत्येक मानव के पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं, ये हमें दिखाएगा कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। एक नया टर्म दिया गया है, जैसे प्रॉस्पेरिटी की बात कही गई थी, वहाँ पे जो है कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात की गई थी चाइना में। आम समृद्धि, आम लोगों की समृद्धि कितनी होती है ये मायने रखता है, ना कि जीडीपी कितनी बढ़ रही है ये मायने रखता है। तो यहाँ पे ह्यूमन सेंट्रिक वन करे जाएगा कि मतलब मानव कितना आगे बढ़ रहा है, या जो एक मानव है, कोई भी मानव है, उसके जीवन में क्या बदलाव आया वो यहाँ पे देखा जाएगा, ना कि जीडीपी सेंट्रिक होगा कि जीडीपी हमारा कितना बड़ा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यदि इस तरीके के कदम बढ़ाए जाते हैं तो ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पे है, पेज नंबर 12 पे है सेंटर दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू ऑफर एआई हेल्प। दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म, दीक्षा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग इनटू एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है, एक्सपेक्टेड टू अलाउ each student to have individualized learning experience over the course
ऑफ द करिकुलम बेस्ड एंड देयर यूनिक नीड्स एंड एबिलिटी। मतलब जो भी बच्चों की यूनिक नीड होगी, जो भी चीज़ें वो पूछना चाहेंगे 1-to-1 इसमें किया जा सकता है, और इसी पे एक दीक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, थोड़े से लाइन जो भी इसमें इंपॉर्टेंट लगे आपको उसको लिख लेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।